हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ना ना, अब आ जाएगा बहुत। इसको थोड़ा सा सुनिए ना, इसको थोड़ा इधर करिए, यहाँ से ऐसे होगा क्या? ठीक। ओके, फाइन। लास्ट क्लास में कहाँ थे हम लोग? लास्ट क्लास में कहाँ थे हम लोग? आईवीसी में थे क्या? पूरा हो गया था? क्या बातें हुई थी? कुछ याद नहीं है, भूल गए। कब हुई थी लास्ट क्लास हमारी? सदियों पहले। प्रीस्ती हो गया ये तो, प्रीस्ती हो गया ये, क्यों? हाँ, एट द बैक ऑडिबल हूं मैं? हेलो, सुनाई दे रहा हूँ? हाँ, लास्ट क्लास। यार टाइम पे आओ यार। कहाँ थे, कुछ याद है मैम लास्ट क्लास? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जेनेसिस ऑफ या ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो थ्योरीज हैं। दो थ्योरीज थी ना मैम? क्या क्या थ्योरी था? डिसेमिनेशन थ्योरी था, और दूसरा सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। क्या था डिसेमिनेशन थ्योरी? प्रसारवादी विसरणवादी सिद्धांत। क्या है ये? आप लोगों में कौन मेरी पुरानी क्लास नहीं देखा था? लास्ट क्लास, आप थोड़ा बर्दाश्त करने, थोड़ी देर बाद। अब सर कहाँ गायब हो गए आप? अरे, तो कैसे समझ में आएगा सर? आ जाएगा। तो क्या है विसरणवादी सिद्धांत सर? डिसेमिनेशन थ्योरी मैम? एक पॉइंट पे हुआ है, ये थोड़ा सा वेस्टर्न हिस्टोरियंस का मानना है ना? वेस्टर्न हिस्टोरियंस ये मान रहे हैं कि भैया ऐसा है, इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन तो इंडिया के बस की बात नहीं है कि वो ऐसे सिविलाइजेशन डेवलप कर ले। ये तो कहीं वेस्ट मेसोपोटामिया से आया होगा, है ना? है, ऐसा मानते हैं। लेकिन कुछ इंडियन हिस्टोरियंस क्या मानते हैं कि ऐसा नहीं है, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट हुआ है। क्यों भाई, हम में इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है क्या कि हम जो है कि हम इस टाइप के सिविलाइजेशन को डेवलप कर सकें? तो कौन सा सिद्धांत सही है? अभी क्या माना जाता है? सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। क्यों माना जाता है? कैसे हमने वेस्टर्न डिसेमिनेशन थ्योरी को गलत सिद्ध किया?
भाई सबसे बड़ी बात तो तुम्हें ये समझनी होगी ना, तुम्हें ये मानना होगा कि ऐसा कैसे हो गया कि 4500 बीसी में अब नव पाषाण काल में है। नियोलिथिक एज में है। आपने बस सेटल होना शुरू किया है, बस्तियां बनना शुरू हुआ है अभी। क्यों क्यों सही बोलो? बस्तियां, बस्ती बनना, बस्ती निर्माण जो है वो शुरू हुआ है आपका, बस्ती निर्माण शुरू हुआ है आपका, ठीक है? हैं? शुरू हुआ है। अभी आप जो है वो एग्रीकल्चर करना शुरू किए हैं, आपने सेटलमेंट करना शुरू किया है, और अभी 1500 साल भी नहीं हुआ, यानी कि 3000 बीसी में जब आप आते हैं तो आपको दिखता है कि टाउन्स डेवलप हो गए हैं, शहर बनना शुरू हो गया है। वो भी वेल डेवलप्ड टाउन। कैसा टाउन है? वेल डेवलप्ड टाउन का क्या मतलब हुआ कि आपको जो है ग्रिड पैटर्न पे घर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके घर जो है वो बर्न्ड ब्रिक के, पके हुए ईंटों के बने हुए हैं। पके हुए ईंट होना इतना आसान, ये एक छोटी डिस्कवरी नहीं है। मैं जीवन काल में जितनी मेरी इतिहास की समझ है, मैं दो तीन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। एक पके हुए ईंट, दूसरा गोलाकार कुआं, रिंग वेल्स, एग्रीकल्चर की खोज, इन सबको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं मैं। काय को देता हूं इतना इंपॉर्टेंस? अगर पके हुए ईंट ना होते तो क्या होता? आप अभी भी जो है कहां होते? पहाड़ों पे होते, या गुफाओं में होते। क्योंकि अगर आप जमीन पे आते तो आपको तो जंगली जानवर खा जाते। तो पके हुए ईंटों से आपने जब घर बनाया तो आपने उस घर में ऐसा बनाया कि कोई जानवर घुस ना सके। इस वजह से आप पहाड़ों से उतर के कहां पे? समतल जमीन पर आए हैं, प्लेन्स में आना शुरू किया है। इसीलिए पके हुए ईंटों का बहुत महत्व है। रिंग वेल्स का क्या महत्व है? जो गोलाकार कुआं होता है, अगम कुआं, क्या महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वाई अगम कुआं इज वेरी इंपॉर्टेंट? अरे नहीं सर, अशोक ने 99 भाई को मार दिया था। नहीं नहीं, कुआं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए बात समझिए, रिंग वेल्स की खोज जो है ना वो महाजनपद एरा में ही हुआ है, और ये जो मॉडर्न पीरियड है महाजनपद एरा का टाइम है। अभी बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। कुआं की खोज क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कुआं? ना सर, ना, ऐसा क्या है जो कुआं इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए? सोचा है आपने? अरे नहीं सर, कुआं क्यों इंपॉर्टेंट है सर? आपस में बात मत करिए, बताइए इधर। रिंग वेल्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अरे बताया था आप लोगों को। आपको पता है किसी और को बताया? इतनी जगह पढ़ाता हूं, भूल जाता हूँ यार। हम कितने बता देगा तुम लोगों को? ऐसा किसी और को बता दिया। अच्छा यूपी में बताया होगा, हाँ सही पकड़े थे। दिल्ली में नहीं हो सकता। उनको बोलता हूँ कि अरे तुम तो याद नहीं रहता है कुछ।
कहता हमको कहां बताए, इधर बोलता हूं कुआं तुमको याद नहीं। बड़ी समस्या। समस्या ये है सर कि जब नदियां बह रही थी तो पहले की जितनी बस्तियां हैं सब नदियों के पास होता था, क्योंकि जीने के लिए पानी बहुत तुम्हें लोग बताया ना, कैसे बताया नहीं बताया, अभी कुछ याद है, अब तो बताएगा तुम्हें, याद भी आएगा तो पहले जितनी बस्तियां बनती थी वो सब कहां बनती थी, नदियों के किनारे। लेकिन जब से कुआं हो गया तो नदियों ने, अब नदियों के पास रहना जरूरी नहीं है, अब कुआं खोलो रहना शुरू करो। बताया था ना? नहीं, कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं जाना चाह रहा हूं मैं। कुएं के बनने से हुआ कि नदियों पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब तुम कहीं भी रह लो, पहले तो मजबूरी थी कि नदी के पास ही रहो, अभी तो तुम पटना में रहे, पटना में पाटलिपुत्रा में रहने का क्या लॉजिक था भाई? तो इतनी बड़ी सेटलमेंट शुरू हो गया, पूरा का पूरा पटना नदी के किनारे तो बसा हुआ है, तो तुम इसलिए पटना में रहना शुरू किए क्योंकि नदी था। अब जब से तुमको कुआं मिला तुम नदी से दूर हो गए, तो पटना की दूरी भी बढ़ती चली गई है। तो कुएं की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 5-6वीं क्लास की एनसीईआरटी। बताओ सर, 6वीं क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, क्या करेगा रे तुम लोग? बात समझा क्या बोल रहा हूं मैं? समझे? तो कुएं की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था। कैसे भाई? कृषि की खोज किस तरह से इंपॉर्टेंट है? अरे लाइफ को स्टेबल किया है किसी ने, खेती ने। पहले तो गुमकड़ी चल रहा था ना, खाना बदोश की जिंदगी थी। हाँ? अब जब एग्रीकल्चर आ गए तुम सेटल कर गए, तो सवाल उठता है कि नियोलिथिक एज में तुमने एग्रीकल्चर खोजा, इसके वजह से बस्ती निर्माण हुआ, तो अभी तो लोगों ने बसना शुरू किया है। क्या हो गया कि 1500 साल में 3000 बीसी तक आते आते शहर बनने लगे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले तो खाना बदोश की जिंदगी चल रही थी, अभी शहर कैसे बन गया? यही कारण था कि कंट्रोवर्सी अराइज हुआ। दो तरह की सोच आई। पहले सोच क्या बताता है कि ऐसा है, मेसोपोटामिया से लोग आकर हड़प्पा सभ्यता में लोग आए होंगे। एक सोच कहता नहीं, यहीं के लोग थे। समझे बात को? उसी के बाद जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में 3-4 फेजेस नजर आते हैं। एक फेज नजर आता है आपको क्या, प्री हड़प्पन स्टेज। क्या है ये क्या है? इसमें लोग खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं और धीमे धीमे क्या कर रहे हैं, खोज की खेती, कृषि की खोज के कारण सेटलमेंट, बस्ती निर्माण शुरू हो गया है। ये जो है मेहरगढ़ इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद अर्ली हड़प्पन स्टेज क्या है ये? इसमें लोग धीमे धीमे गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, शहर निर्माण हो रहा है। मच्योर हड़प्पन स्टेज, वयस्क हड़प्पन चरण जो होता है, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बड़ी बड़ी सिटीज इमर्ज कर रही हैं, शहर बनना शुरू हो गया और धीमे धीमे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इससे एक और बात हमने डिस्कस किया था कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। डिस्कस किया था कि ये भी नहीं किया था? क्या अंतर है मैम? क्या अंतर है सभ्यता और संस्कृति में? संस्कृति कभी नहीं मिटती है। सभ्यता क्या है? किसी भी चीज का फिजिकल फॉर्म दिखाई तो दे रहा है। जैसे ये दिख रहा है तुमको, ये बिल्डिंग है, वाईफाई है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं सर? तो ये क्या है? ये क्या है मैम? ये सिविलाइजेशन है।
सभ्यता क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या होता है, कल्चर क्या हो गया भाई, क्या कैसे खा रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे डांस कर रहे हो, क्या डांस करते हो, क्या रिलीजन है तुम्हारा, कौन सी धार्मिक मान्यताओं को मानते हो। ये एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पे ऐसे जस का तस जा रहा है। अरे हमारे मम्मी पापा ने सिखाया है, अगर हम हिंदू हैं पूजा पाठ करेंगे, अगर मुसलमान है तो नमाज पढ़ेंगे, अगर हम क्रिश्चियन है तो हम चर्च जाएंगे। हमारे मम्मी पापा ने बताया ना, वही हम कर रहे हैं, ये चल रहा है। अच्छा, अब मैं ये कहूं कि नहीं, मैं हिंदू हूं, हमारा अपना एक ग्रंथ होना चाहिए, मैं मुसलमान हूं, मेरा अपना एक ग्रंथ होना चाहिए, नमाज पढ़ने का तरीका एक अलग होना चाहिए, पूजा पाठ करने का एक तरीका अलग होना चाहिए, वेदों में मंत्र है उसका उच्चारण होना चाहिए। तब हम धीमे धीमे क्या कर रहे हैं, परिमार्जन ला रहे हैं, स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं अपने धर्म में। तब हम सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, हम ग्रंथ बनाएंगे, पूजा पाठ करने के लिए मंदिर मस्जिद बनवाएंगे, जाने के लिए रोड बनवाएंगे, एक पर्टिकुलर मैनर में बैठने का तरीका देखेंगे, खाने के बाद स्पून को कैसे रखना है वो रखने के तरीका ढूंढेंगे। तो जब हम अपने आप को कल्चराइज करेंगे, एक कल्चरेशन आएगा हमारे अंदर, धीमे धीमे हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, आधारभूत संरचना तैयार होगी, तो हम कहेंगे हम सभ्यता बना रहे हैं। अब हमको ये बताइए कि ग्रंथ मिट सकता है? बिल्कुल मिट सकता है। बिल्डिंग टूट सकता है? बिल्कुल टूट सकता है। मंदिर मस्जिद टूट सकते हैं? बिल्कुल टूट सकते हैं। हो सकता है सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन अगर हमारा एक भी बच्चा जिंदा है तो वो अपना कल्चर लेके चलेगा। ये बताइए कि जो खुशबू गुलाब की है, गुलाब मुरझा जाएगा लेकिन खुशबू का एग्जिस्टेंस खत्म होगा? खुशबू आपका कल्चर है, गुलाब आपका सिविलाइजेशन है। कल्चर कभी नहीं मिटता है, सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो क्या हुआ, ओ बाबू, वो खत्म हो गया, डिक्लाइन कर गया। तो कल्चर खत्म हुआ क्या? नहीं खत्म हुआ। अच्छा, आपको कैसे पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का कि संस्कृति खत्म नहीं हुई है? ये बात आप कैसे बता सकते हैं? मूर्ति पूजा कहना थोड़ा सा अलग बात हो गया। जैसे उस समय में शिवलिंग था, आज भी शिवलिंग है। उस समय की औरतें सिंदूर लगाती थी, आज भी सिंदूर लगाते हैं। पहले भी पीपल की पूजा होती थी, अभी भी पीपल की पूजा होती है। हाँ, गाय का शिवलिंग सर वैदिक एज का है। बैल को कह सकते हैं आप, बैल उस समय में थोड़ा सा पायस माने जाते थे। आज भी बैल को नंदी के फॉर्म में हम लोग पूजा करते हैं। पहले भी तो शिव जी की पूजा होती है, उस समय भी एक पशुपति नाथ थे जिन्हें सिद्ध माना है। बहुत सारी चीजें जो है हमारी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो क्या है, क्या है सर, एग्जिस्ट करती है। फिर मैं, मेरी बात समझ में आ गई। यहां पर हम लोगों ने एक दिन खत्म किया था, याद है आपको? हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मोटी मोटी चीजें जानेंगे। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमी जानेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम जानेंगे, सोशल सिस्टम जानेंगे, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, इसके बाद सोशल सिस्टम, सामाजिक। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग बेसिकली जानेंगे, और जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन कौन से साइट्स हैं
और डिक्लाइन क्यों हुआ, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है भैया, एक बात जान लीजिए, इतिहास में अर्थव्यवस्था का बहुत रोल है। इतिहास साक्षी है कि वही राजा महान बना है जिसने अपने राज्यकाल में अपने अर्थव्यवस्था में बहुत ध्यान दिया है। वही किंग जो है वो अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच पाया है जिसने अपने राइम में इकोनॉमिक सिस्टम को रोबस्ट रखा है। समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान रखिए। मैं आपके सामने हजारों एग्जांपल रख सकता हूं। अलाउद्दीन खिलजी, अशोक, हिस्टोरिकली मैं ले रहा हूं आपके सामने नाम, मौर्यंस, कुषाण्स, गुप्ता, हर्षवर्धन तो नहीं बोलूंगा मैं। उसके बाद आप चले जाइए अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आप चले जाइए मोहम्मद बिन तुगलक, तो बेकारी हो गया था। उसके बाद आप चले जाइए अकबर के टाइम में मनसबदारी और उसका जो मिलिट्री सिस्टम था। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बारे में बोल सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत थी, इसी वजह से उनका मिलिट्री सिस्टम। देखिए हिस्ट्री में एक बात जान लीजिए कि किसी भी राजा को अगर मिलिटरी अपने आप को स्ट्रांग रखना है तो उसको अपना इकोनॉमिक सुधारना पड़ेगा। कैसे पैसा दोगे तुम, सैलरी कैसे दोगे मिलिट्री को? सब तो मोहम्मद बिन तुगलक है नहीं है कि काम किए बिना साल भर के सैलरी दे के भाग गए दौलताबाद। वो भी भाई अपने आप में महान राजा था। आप बात समझ रहे हैं? अकबर महान इसलिए था क्योंकि अकबर के टाइम में उसकी इकोनॉमिक सिस्टम बहुत मजबूत था। और उसका इकोनॉमिक सिस्टम क्यों मजबूत था? क्योंकि उसके पास बंगाल और गुजरात दोनों था। अगर बंगाल और गुजरात किसी के पास हो गया तो बंगाल से वो ट्रेड करेगा, गुजरात से बेच देगा, है ना? मालवा मालवा होते ही जाएगा वो। कैसे होगा सर? ओ, छोटा बनाना पड़ गया। चलो कोई बात। बंगाल का ये रीजन है, गुजरात का ये रीजन है, मालवा ये है ना सर? तो साउथ ईस्ट एशिया ने सामान उठाया, मालवा के रास्ते गुजरात को अरबों को बेच दिया। अरबी क्या करेंगे? इनको सोना देंगे, तो धीमे धीमे हमारा भारत क्या हो जाएगा? सोने की चिड़िया। समझे बातों की नहीं? तो इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत होना पड़ेगा। अभी खैर इंडस वैली पे रहते हैं, बाद में जब बात करेंगे तो करेंगे। अब बात है कि अर्थव्यवस्था को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अर्थव्यवस्था को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखेंगे कि यहां पर अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें हैं। एग्रीकल्चर कैसा है, इंडस्ट्री कैसा है, ट्रेड कैसा है? यही तो बताएंगे ना। सर्विस सेक्टर तो है नहीं, आईटी बीपीओ तो अभी आया नहीं, तो इन्हीं मामलों में हम बात करेंगे ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इनकी कृषि कैसी है, उद्योग कैसे हैं, व्यापार कैसा है। समझ में आ रहा है? अब सवाल उठता है कि अगर हमें इतिहास जानना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग प्राइमरली है क्या? नहीं समझे? भारत एक मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कैसे हैं ना? पशुपालन, पेस्टोरलिस्ट हैं ये लोग, पशुपालन करते हैं। ये बात मैं कैसे बता रहा हूं?
मुझे कैसे पता? ये तो प्रोटो हिस्ट्री है, इसके स्क्रिप्ट को तो पढ़ा ही नहीं गया अभी तक, कैसे बताएंगे सर? इमेजेस से कैसे पता किया आपने? मैंने आपको बताया था सर, सील देखा था ना आपने, सील देखा था ना, सील में सभी सीलों में क्या आपने पाया? इधर देखो, इधर देखो, देखो ये सील है, ये सील है। इन सभी सीलों में एक बात बताओ जो कॉमन आपको नजर आ रहा है, चाहे कोई भी सील पकड़ लीजिए आप, सब में आपको एक जानवर नजर आ जाएगा। आप अपने यहां सारे सिक्के देख लीजिए, सब में जानवर रहता है क्या? आप अपना सिक्का निकालिए, देखिए उसमें क्या रहता है, उसमें आपको मक्का नजर आएगा। वर्क किया आप लोगों ने? मक्का नजर आएगा, गेहूं नजर आएगा। क्या इंडिकेट करता है वो? आप एक किसी प्रधान देश हैं, किसी भी एक, मैं 2016 का इंटरव्यू दे रहा था यूपीएससी का, बोर्ड है बस्सी सर का, पीके जोशी सर का था, 17 मेरा पीके जोशी था, 16 बस्सी सर का था। बस्सी सर डीएसपी रहे हैं, वो रिटायर हो गए थे, वो कन्हैया कुमार के केस में था ना, और बहुत अजीब तरह के आदमी है यार वो। तो मैं जस्ट एंटर किया तो बोला बैठो, बैठ गए, और पहले 2 मिनट में लपेट दिया उन्होंने हमको। फिर क्या हुआ कि उन्हीं के एक मेंबर में से, क्या होता है ना कि चेयरमैन सामने बैठता है, 2 लोग इधर 2 लोग उधर, 5 लोग होते हैं, और सामने आप बैठे से आप मैम है ना, तो आप बैठी हुई है वैसे होगा, इतनी दूरी रहती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं के एक बोर्ड में एक लेडी बगल में बैठी हुई थी, उनकी एक लेडी रहती है। अगर आपका चेयरमैन लेडी लेडी है, जैसे अलका सुरेश मैम अगर हुई, तो उनके बगल में भी लेडी, तो मतलब एक लेडी तो होना है, मस्ट है, वो तो होना ही होना है इंटरव्यू में। तो वो बैठी हुई थी, उन्होंने अपने जो है वो अपने पर्स से निकाला एक सिक्का, पता नहीं कौन से युग का सिक्का था, और उन्होंने हमको दे दिया, और कहा कि इस सिक्के से ये जिस डायनेस्टी में बनाया गया, इस डायनेस्टी के बारे में बताइए। मेरा खोपड़ी उड़ गया। एक तो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था उस साल, हिस्ट्री 17 में था मेरा। अब मेरे दिमाग में ये नहीं पड़ रहा है कि भाई ये मुझसे ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट से हिस्ट्री ऑप्शनल के सवाल क्यों पूछ रही है? 2 मिनट के लिए मेरा दिमाग खन गया। और मैंने कोई अपना जो, उसमें होता है डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें एक सेक्शन हॉबी का होता है। मेरे हॉबी में रूबिक्स क्यूब है, वॉचिंग फिल्म है, ये सब है। हमसे न्यूमिस्मेटिक्स मेरा हैवी भी नहीं है, मेरे से न्यूमिस्मेटिक्स से सवाल पूछी, 2-3 मिनट तो मैं खटक गया यार, ये क्या पूछ लिया इन्होंने। तो उन्होंने क्या कि ये सिक्का पकड़िए और बताइए इस डायनेस्टी के बारे में कि डायनेस्टी कैसा है। कैसे बताएंगे कि ये डायनेस्टी कैसा है? न्यूमिस्मेटिक्स एक पूरी पढ़ाई है। यूपीएससी ने एक सवाल 2017 में पूछा न्यूमिस्मेटिक्स पर, ये क्या कारण है कि गुप्ता के बाद वैसे सोने के सिक्के कभी दोबारा नहीं दिखाई देते हैं? दिखा है मैडम, पहला ही क्वेश्चन था 10 नंबर का, है ना? ये पेपर 1 में था ये। बताइए सर, क्या पता करेंगे आप? ये सिक्का नहीं है, पर इससे वो सवाल दूर जुड़ा हुआ है। कैसे पता करेंगे? सिक्का दे दिया मैंने आपको, आप ही के सामने किसी का सिक्का है, निकालिए, अपने अपने सिक्के निकाल लीजिए। अब बताइए आपकी इकोनॉमी कैसी है, कैसे पता करेंगे आप? कैसे पता करेंगे आप? बताइए। वहां पे तो नहीं सर, हम आए तो तोते उड़ गए सर ये सवाल देख के। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन होता है।
देखिए 3 चीजें 4 चीजें पता ही जा सकती है। पहले तो सिक्के का एलिमेंट क्या था। फॉर्चुनेटली सिक्का सोने का था, समझ में आ रहा, तभी तो पर्स में लेके घूम रही थी, पता भी चल गया मुझे सोने का है। हम बोले भाई वो इकोनॉमी बहुत तगड़ी है इस यहाँ की, क्योंकि सिक्का सोने का हो ये उसी जगह पॉसिबल है जहां पर इकोनॉमी बहुत मजबूत हो सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये सिक्का सोने का है और भारत में कोई गोल्ड का भंडार नहीं है, इसका मतलब ये उस जगह का सिक्का है जहां पर ट्रेड हो रहा है। भारत में कोई सोने का भंडार तो दिखता नहीं है, यहाँ पे जमीन में है और एक वहां पर मिलता है क्या, कोलार गोल्ड माइंस KGF। वो तो बहुत बाद में पता चला हमें। तो इसका मतलब भारत में अगर सिक्का गोल्ड आ रहा है तो इसका मतलब कोई बाहर से आ रहा है। अब बाहर से आने का मतलब क्या है कि हमने कुछ बेचा है, बदले में उन्होंने मुझे गोल्ड दिया है, इसका मतलब वो इकोनॉमी ट्रेड बेस्ड है। ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी एक ही शर्त पे हो सकता है, हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने सिक्के को देखा, सिक्के में आपको तुरंत जो है वहां पर चावल का निशान दिखाई दिया। ये इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्राइमरली हो रहा है, उसका ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं। उसके बाद उसके पीछे जो है तीन जो है तीन का किंग और क्वीन का तस्वीर था। तो उससे क्या मालूम चला कि उन्होंने, उसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें एक राजा है, मतलब मोनार्की है वहां पर। नहीं समझे बात को। और राजा अपने नाम पे कर रहा है, इसका मतलब कि बहुत बड़े एरिया में एक अकेला राजा है, इसका मतलब सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। तभी तो सिक्के में एक राजा दिखाई दे रहा है। समझे बात हो कि नहीं। इस तरीके से आप सिक्के को देखकर और सील को देखकर वहां के बारे में बता सकते हो। अब तुम्हारे सामने ये सील है, क्या क्या पता चल रहा है यहां से, अब बताओ। सील पत्थर का है, इकोनॉमी के बारे में अभी कुछ बता नहीं सकते। दूसरी चीज क्या है कि सभी सील में जानवर है, यानी कि ये लोग, इन लोगों में जानवर का बहुत सिग्निफिकेंस है। जानवर का सिग्निफिकेंस केवल एक लोगों में होता है, या तो वो पेस्टोरलिस्ट है, पशुपालन करते हैं, या फिर खेती करने के लिए पशुपालन कर रहे हैं, जो काम या तो खाने के लिए कर रहे हैं, खेती करने के लिए कर रहे हैं। बात समझे। तीसरी बात क्या मालूम चल रहा है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मतलब यहां पर कुछ स्क्रिप्ट है ना, यानी सोसाइटी सिविलाइजेशन की तरफ जा रही है, तभी तो स्क्रिप्ट होगा। अरे भाई ट्राइबल ट्राइबल सोसाइटी में स्क्रिप्ट होता है क्या। बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटी में स्क्रिप्ट नहीं होता है। स्क्रिप्ट किसको कहते हैं, जिससे लिखते हैं। हिंदी की किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी में इसलिए लिखी जाती है क्योंकि हम लोग एक सभ्य समाज के है ना, इसका मतलब एक सभ्यता है। वैदिक एज कल्चर है, सभ्यता नहीं है। जो इसके बाद आएगा तो कुछ स्क्रिप्ट भी नजर आता है, बाद में स्क्रिप्ट नजर आता है। हाँ, शुरुआत में तो बोल रहे हैं हम, अभी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या मालूम चला कि सोसाइटी प्राइमरली क्या है, पेस्टोरलिस्ट है, पशुपालन चल रहा है यहाँ पर। अब अगर पशुपालन होंगे तो कई जानवरों के बीच में अगर कोई आदमी बैठा हुआ नजर आएगा तो वो क्या होगा, मास्टर ऑफ द एनिमल। ये जानवर ये जानवर ये जानवर, यहां एक आदमी बीच में नजर आ रहा है। इसका मतलब कि दिस पर्सन कंट्रोल्स ईच एंड एवरी एनिमल, यानी इसमें कोई देवीय शक्ति है, हो सकता है कि नहीं है। तभी तो देखो योगी की तरह बैठा हुआ है। जैन मार्शल ने कहा कि ये पशुपति है। कुछ भी कंफर्म से नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते कंफर्म से, क्योंकि इनके लिखी हुई चीज को हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। ये जो लिखे हैं ना ये, इनको हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। टाइम नहीं पढ़ पाए आप। आज भी जब आपके पास सुपर कंप्यूटर्स है, क्वांटम कंप्यूटर्स है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, आप इनके स्क्रिप्ट को पढ़ क्यों नहीं पाए अभी तक, इनकी लिपि क्यों नहीं पढ़ पाए आप।
क्या कारण है? आप किसी भी लैंग्वेज की लिपि को कैसे पढ़ पाएंगे? क्रिप्टोग्राफिक है, चलो एग्री किया, पर पढ़ क्यों नहीं पा रहे? स्क्रिप्ट कैसे पढ़ा जाता है? भाई एक बात सुनो, जब मौर्य एज में अशोका ने जब कुछ लिखा तो जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा। कैसे पढ़ा? कोई पढ़ाया तो नहीं गया होगा, उन्होंने पढ़ा होगा। किसी भी स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ते हैं? जब स्क्रिप्ट कुछ लिखा जाता है तो उनमें कॉमन वर्ड ढूंढे जाते हैं। कॉमन वर्ड्स गिन गिन कर हम लोग क्या करते हैं कि इसका मतलब ये रहा होगा, फिर धीमे धीमे हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। उसके लिए स्क्रिप्ट का लंबा होना जरूरी है। कहीं पर भी अगर कोई बात लिखी हो, वो ज्यादा मात्रा में लिखी होगी, तभी तो कॉमन वर्ड ढूंढ कर मतलब निकालोगे आप। नहीं समझा बात को? अरे जब मैं लिख रहा हूं है जस्ट देगा तभी तो बोलूंगा मैं कि हाँ है, मतलब होता है कि सेंटेंस के आखिरी में है लगता है। तो कॉमन वर्ड ढूंढ ढूंढ कर हम लोग करते हैं। उसके लिए स्क्रिप्ट का लंबा होना बहुत जरूरी है। यहां प्रॉब्लम क्या है कि अब तक जो स्क्रिप्ट मिला है, जो हमें जो भी अभिलेख मिले हैं, वो 17 वर्ड से ज्यादा ही नहीं, 17-19 वर्ड ज्यादा नहीं है। तो लंबे अभिलेख न होने के कारण आप कॉमन वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यही कारण है कि हम इस स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पाए अभी तक। जब हम इसके स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पाएंगे तो हमें हर बात अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। हेलो, बात समझे? हमको क्या करना पड़ेगा? हर चीज का अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। बिना अंदाजा लगाए काम नहीं होगा। समझा? समझा? इसका क्या करना पड़ेगा? केवल अंदाजा लगाना पड़ेगा। यही कारण है कि हमको इनकी सोसाइटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, सारा अंदाजा लगाया जाता है। तो सबसे पहली बात जो हमें मालूम चला, यहां से क्या मालूम चला कि सोसाइटी में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा है? पेस्टोरल है। पेस्टोरल को क्या बोलते हैं? पशुपालन। पशुपालन मुख्य व्यवस्था दिखाई देता है। ठीक है। अब पशुओं का पालन दो कारण से करते होंगे। इसलिए करते पशुओं का पालन। ए भाई, चिल्लाते चिल्लाते गला फट जाएगा यार। ये काम नहीं कर रहा, ये इसका बैटरी चेंज कीजिए। जब पशुपालन कर रहे हैं ये लोग, जब ये लोग पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन किन कारणों से होता है? पेस्टोरल इकोनॉमी से क्या होगा? एक कारण क्या होगा? ये तो एक आदमी लाइव आ गई है, इसमें अभी कोई लाइव नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। समझा बात को? तो पेस्टोरल इकोनॉमी क्यों होता है भाई? क्या कारण होता है? पेस्टोरल से क्या फायदा है? तो लगाए हो क्या? हाँ, उल्टा लगा रहा हूँ क्या? यही है ना? हाँ चलो बोलो। पेस्टोरल इकोनॉमी से क्या फायदा होगा? भाई क्या करते हो? पशुपालन से क्या होता है? हाँ, एक तो कारण है एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर करोगे? इसमें खेत की जुताई, प्लाइंग ऑफ द फील्ड, ये सब कर सकते हैं हम लोग।
अच्छा, एनिमल एक्सक्रीटा जो होता है, उत्सर्जन जो होता है, उससे क्या कर सकते हैं? खाद बना सकते हैं। तो ये सारा काम है। दूसरा क्या काम होगा भाई? हाँ, फूड फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट क्या है? मिल्क, घी, चीज। चीज तो नहीं देखने को मिला है, इतिहास में अभी पता चल नहीं पाया है। घी का मालूम चला है, चीज का पता नहीं चला है। जिस दिन हो जाएगा बता देंगे। चीज के बिना रहा नहीं जाता सर को, है। मिल्क का मालूम चला है, घी का पता चला है, पर चीज का पता नहीं चला है। मैं किताब पढ़ूंगा फिर से, बताता हूं मैं। एयर बासम में तो नहीं मेंशन है। अच्छा, और क्या काम है? एनिमल एज ए मीट प्रोडक्ट, खुद मीट को काट के खाया। एनिमल को खुद मीट के लिए काट सकते हो। और क्या काम है इसका? नहीं, हो गया। ट्रांसपोर्टेशन एज ए ड्रॉट एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन। सिक्योरिटी। हाँ, बहुत सही दिन ये लड़का। कैसे पता चला? कुत्ता मिला है। कैसे मिला है? बर्गर मिला है, मैन विद द डॉग। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एस टाइप सिमेट्री पाई गई है। एस टाइप सिमेट्री जानते हो किसे कहते हैं? सुनो सुनो सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। हड़प्पा में पाया गया है। इसमें होता क्या है कि दो कॉफिन है। तो मेरा मानना यह था, इस कॉफिन को देखते हुए, ये कॉफिन नॉर्मली तब किया जाता है कि एक आप होंगे, एक आप जिससे प्यार करते होंगे वो, और इन दोनों में हमेशा कनेक्शन होगा, जन जन्मांतर तक। मेरा मानना यह था, है। तो एच टाइप सिमेट्री में पाया गया कि चलो देखते हैं कि इसमें मेल और फीमेल है कि नहीं, आप और आपकी बीवी। हड़प्पा के किसी भी साइट में वो और उसकी वाइफ नहीं देखने को मिली है। यह है तंग दुनिया। इसी जीवन के बाद दूसरे जीवन की कोई लालसा है नहीं। मैन के साथ कुत्ता मिला है, बिल्ली मिला है, और उसकी वाइफ नहीं मिली है। सेम इज ट्रू विद वाइफ ऑल्सो। वाइफ भी क्या, बेटा तुझे इस जन्म में झेल लिया है, अगले जन्म में दिखना मत। कहीं पर भी वाइफ हस्बैंड नहीं दिखाई दी। शादी के वक्त क्या बोलते हैं? 7 जन्मों का रिश्ता निभाएंगे, है। समझे बात को तुम्हें? तो कैसे पता चला है कि सिक्योरिटी पर्पस है? वो कुत्ते मिले हैं, हो सकता है उस कुत्ते को सिक्योरिटी पर्पस से किया गया हो। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जिससे आपकी मदद हो रही है। समझे बातों की नहीं? तो ये हो गया पशुपालन, मुख्यतः ये हो रहा है ज्यादातर लोग। दूसरा काम क्या है जो इंपॉर्टेंट है इस एज में दिखाई दे रहा है आपको? वो है एग्रीकल्चर। अब जब हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, तो क्या क्या उगा रहे होंगे ये लोग? वीट, गेहूं, बार्ली, राइस नहीं मैम। केवल कुछ ही साइट्स में राइस के अवशेष मिले हैं, ज्यादातर साइट्स में राइस नहीं मिला है। कुछ ही साइट्स में, जैसे रंगपुर में मिला है, सिरकोडा में मिला है, कुछ ही साइट्स में राइस मिला है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अगर मैं मानता हूं, देखिए सुनिए, मान लेते हैं कि एक ऐसा फल लेते हैं, जैसे जैसे मान लेते हैं कि हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पे ग्लोबलाइजेशन नहीं है, एक जगह दूसरी जगह नहीं जाते हैं। इसका मतलब
कि कनाडा जैसे ठंडी जगह पर आम तो नहीं होगा मैम? आम होगा क्या? तो आम उस जगह पे होता है जहां गर्मी ज्यादा पाई जाती है, ट्रॉपिकल चीजों का। मान लेते हैं कि कोई ग्लोबलाइजेशन है, कहीं पर एक समान दूसरी जगह में नहीं जाया जा रहा, तो कनाडा में आपको आम तो मिलेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए एक आदमी ने समुद्र पार कर लिया और कनाडा पहुंच गया 2-4 आम लेकर, तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कनाडा में आम होता है। वो तो एक आदमी लेके चला गया है। अगर कोई चीज वाइडली प्रेवलेंट होगा, बृहद तौर पर मिलेगा, तो सारे साइट्स में वो मिलेगा। बहुत इक्का दुक्का जगह पर ही आपको राइस मिला है, बाकी कहीं राइस नहीं मिला है। इसीलिए हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक चावल सभ्यता है या फिर राइस कल्चर है, चावल की संस्कृति है, धान की संस्कृति है। हम ये नहीं कह सकते, धान की संस्कृति नहीं है। अब मेरा कारण है, मैं आपसे एक रीजन पूछता हूं, ऐसा क्यों है? क्यों राइस ज्यादातर इंडस वैली साइट्स में नहीं मिला, या राइस कल्चर आप नहीं कह सकते सिंधु घाटी सभ्यता को? क्या कारण है? वाटर इंटेंसिव है। क्या वाटर इंटेंसिव है? देखो सही बोल रही है कि जब आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे ना, तो आपको ये बात पता होगा कि राइस के लिए आपको बहुत ज्यादा क्या चाहिए? बहुत ज्यादा पानी चाहिए। और राइस केवल उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहां 100 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश होती है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए यूपी बिहार में आपको चावल ज्यादा खाया जाता है। रीजन ये है कि यहाँ चावल बहुत ज्यादा होता है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे बारिश 100 सेंटीमीटर ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं इंडिया का मैप ऐसा कुछ बनाऊं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां है, ये 100 सेंटीमीटर से कम बारिश वाला क्षेत्र है। इसीलिए यहां पे राइस ज्यादा नहीं हो सकता। तो ज्योग्राफिकली, भौगोलिक तौर पे ये राइस कल्चर यहां नहीं पाया जा सकता, इसलिए राइस देखने को नहीं मिला है। बात समझी कि नहीं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक आध जगह पर राइस मिला है, हर जगह राइस नहीं मिला है। समझे? तो वीट है, बार्ले है, कॉटन है, ज्वार है, रागी है, मिलेट्स है, वही मिलेट्स भी आ गया ये सब, मोटे अनाज, गेहूं, बार्ली, कपास, ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब मिला है। पर पर चावल हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी तरह का मनी नहीं मिला है, कोई करेंसी नहीं मिला है। अगर कोई मनी नहीं मिला है, कोई करेंसी नहीं मिला है, तो बताइए वहां पर सारा का सारा व्यापार कहां से होता है और कैसे होता है? बाटर सिस्टम किसको कहते हैं? लेन देन की व्यवस्था। आप हमको 4 केजी चावल दीजिए, हम 2 केजी दाल दे देंगे, है? वस्तु विनिमय व्यवस्था, है ना? बाटर सिस्टम होता है, वहां सिक्के नहीं चल रहा है। अब जरा मुझे ये बताइए कि बाटर सिस्टम में किस चीज का महत्व सबसे ज्यादा होगा? नहीं, कमोडिटी का बहुत महत्व होता है। बात समझे कि नहीं? कमोडिटी में भी किस चीज का? फूड ग्रेन्स का। क्योंकि आदमी फूड ग्रेन से सामान को बदलने के लिए क्या होगा? तत्पर रहेगा। क्यों? क्योंकि फूड ग्रेन हम खा सकते हैं, अपने आप को जीवित कर सकते हैं। तो जहां पर बहुत भारी मात्रा में आपको सामान मिले, क्या? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो भाई बहुत भारी मात्रा में आपको चावल मिले, गेहूं मिले, चावल छोड़ दो, गेहूं मिले, मोटे अनाज मिले, तो आप उसे क्या समझेंगे? अरे आप आरबीआई को तोड़ेंगे आज की डेट में, तो आपको क्या मिलेगा ज्यादा मात्रा में? सिक्के, पैसे, मनी, टकसाल, खूब रुपया मिलेगा ना आपको। वहां पर प्रिंटिंग होती है ना पैसे की, आरबीआई के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पर टकसाल होता है अलग अलग जगह पे, मिंट कहते हैं उसको। तो जब उसको तोड़ेंगे तो रुपया मिलेगा कि नहीं? तो हम क्या कहते हैं? यही रुपया है जिससे सारे पूरे भारत में पैसा बट रहा है। वैसे ही जहां पर आपको भारी मात्रा में अनाज मिले, तो समझ लीजिए कि वही उसका ट्रेजरी है।
और अगर कहीं भारी मात्रा में अनाज मिल रहा है तो उसे क्या मतलब है तेरा, यहीं पर आसपास में कहीं सरकार है। तो इससे एक और बात पता चलता है, इससे एक और बात पता चलता है कि अगर सिक्के नहीं है तो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम भी नहीं है। अगर मैं राजा होता तो मैं अपने सिक्के छपवाता, रुपए वो छपवाता, ताकि लोग मेरी बात सुने। मेन पावर वहीं से आता है। अगर अग, हाँ, मैं एक दूंगा तो सब बंद हो जाएगा, तभी तो तुम मेरी बात सुनोगे। लेकिन जहां पर बाटर सिस्टम है वहां तुम कौन हो? तुम्हारे पास चावल है, तुम्हारे पास गेहूं, बांट लो, मेरी बात सुनोगे क्या तुम? इसका मतलब कि सेंट्रल सिस्टम नहीं है। इसका मतलब कि वो अमीर है जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपदा है, लोग उसकी बात सुनेंगे। मेरी बात को समझो क्या कह रहा हूं मैं। तो मेरी बात कब सुनोगे बताओ? अगर कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है तो भाई मेरे पास बहुत अनाज है, तुम पास भाई थोड़ा अनाज दे दो यार, वही रुपया मेरे लिए। यानी अमीरों की व्यवस्था होगी यहां पर। जो जितना ज्यादा अमीर होगा वो उसका उतना बोलबाला होगा। इसीलिए इसी सिस्टम से क्या निकलता है आपका? पॉलिटिकल सिस्टम निकलता है कि यहां पर कोई मोनार्की नहीं है, कोई राजतंत्र नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है। यहां क्या चल रहा है? जो अमीर है उसका बोलबाला चल रहा है। ऐसी चीज को अंग्रेजी में एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं। बात समझे कि नहीं? अच्छा, सबसे अमीर कौन होगा? जिसके पास ज्यादा अनाज होगा वही होगा, उसी की बात सुनी जाएगी। यानी कि किसी भी जगह पर जहां पर इंडस वैली के साइट है वहां पे सबसे ज्यादा अन्न धन देख लो या अन्न धन रखने की जगह को नाप लो तो समझ लेना ये सबसे अमीर आदमी है, इसी बोलबाला होगा। तो बड़ी गजब की बात ये देखने को मिला कि जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा धन, अन्न जिस जगह पर मिला वो जगह सबसे ऊंचा था। तो बात वहां पर हो गई कि भैया ये वो जगह है जहां पे सबसे अमीर वर्ग का आदमी रह रहा है, वही पूरे एरिया को देख रहा है। वो देखो वो कहां था, यहां था। इसको कहते हैं क्या? सीटेडल। आपने पढ़ा होगा कि यहां पे ग्रेनरीज पाई गई हैं, तो मतलब कभी समझे नहीं होगे। आज भी देखिएगा आपके गांव में जो सबसे उच्च वर्ग होगा उसका घर सबसे ऊपर और सबसे बड़ा होगा, देख लेना तुम। है? है मैडम बोले हाँ है। आपके घर है क्या? है, होता है कि नहीं? तो पता कर लेंगे बाबू, ये यार ये बहुत धनाढ्य लोग हैं ये। इनका घर देखो कितना, तीन तीन चार चार मंजिला है, ये है फलाना है डिमाका है, दो चार गाड़ियां चल रही है सर। पर उनका बोलबाला उस तरीके से नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया एक सिस्टम है हमारे यहाँ, पंचायत है, पॉलिटिकल सिस्टम है, एमएलए है, एमपी है। पर आप बता सकते हैं कि आज भी की डेट में तो वही चीज है। यहाँ पे देखो आसपास के घर कितने हैं, ये है, और इनका सिस्टम देखो कितनी ऊंचाई पे बना रखा है। यहां पर भारी मात्रा में जो है ग्रेन स्टोर किया गया है और इनसे ही एक्सचेंज होगा। बात समझा? है? क्लियर है? एकदम क्लियर। तो अपने को क्या समझ में आया कि मनी नहीं है, यहां पर क्या चल रहा है? बार्टर सिस्टम चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं जी? वस्तु विनिमय।
वस्तु विनिमय चल रहा है यहां पर। समझा? तो इसका मतलब हमको क्या पता चल गया, सिस्टम क्या है यहाँ पर, पेस्टोरल है, पशुपालन चल रहा है, दूसरा क्या चल रहा है यहाँ पर, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस ज्यादा करेंसी बहुत है, क्योंकि करेंसी है नहीं यहाँ पर, कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं है। अब मॉनेटरी सिस्टम नहीं है, कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं है, इसका मतलब साफ साफ है कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम भी नहीं है। इसीलिए यहां पर ओलिगार्की एरिस्टोक्रेसी है। जो प्रिस्ट पावरफुल लोग होंगे वो अपना दिखाएंगे वर्चस्व। बात समझा कि नहीं? अच्छा, ये दो बातें हो गई। तीसरी चीज क्या है कि ये जो एज है ना, इसमें ब्रॉन्ज बनना शुरू हुआ है। इसलिए कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज क्या होता है, क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज को हिंदी में? कांस्य है। जस्ता किसको बोलते हैं, जस्ता? जिंक को बोला जाता है। ब्रॉन्ज क्या है, कांस्य। ब्रॉन्ज किससे बनता है जी? कॉपर और टिन, यानी कि कॉपर में अगर आप टिन मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रॉन्ज। अब तुम दिमाग लगाओ, आपके पास जो नेचुरली मिल रहा है वह कॉपर, और आपने इसमें टिन मिलाया है, तब जाकर ये एलॉय बना है, मिश्रण जिसको कहते हैं आप। अब हमको आप एक बात बताइए कि ये नॉर्मल आदमी कर सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब कि कॉपर में टिन बनाने के लिए पूरी प्रॉपर इंडस्ट्री रही होगी। इसका मतलब यहां पे क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा यहां पर? यहां पर चल रहा होगा स्मेल्टिंग। इसका मतलब यहां पर क्या है, उद्योग है, मिनरल्स हैं, सॉरी इंडस्ट्रीज हैं। बात समझ गए कि नहीं? बात समझे कि नहीं? अच्छा, एक और बात देखो, इसको जरा एक बार ऑब्जर्व करो। यहां तुम देखो कि यहां पे ईंटें दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है? हर जगह ईंटा ईंटा दिखाई दे रहा है। ये बर्न्ड ब्रिक है। इसका मतलब कहीं पर ब्रिक किल्न होगा। एक और बात, ये सभी ईंटों का डायमेंशन एक पाया गया है। इसका मतलब कोई एक जगह से ईंटे आ रहा है। अरे दादा, अगर आप 2 ईंट के भट्टी में जाएंगे ना तो आपको अलग अलग साइज का मिलेगा, लेकिन इंडस वैली एक साइड के अंदर जितने भी ईंटे हैं वो एक एक जैसे शेप के हैं। तो कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब किसी एक जगह से ईंटा आ रहा है? किसी एक जगह से ईंटा आ रहा है। एक जगह से ईंटे रहने का मतलब वहां पे ईंटे की भट्टी है। पका हुआ ईंटा है, कच्चा ईंटा भी नहीं है। इतना पका हुआ ईंटा है कि अलेक्जेंडर कनिंगम को मिला तो भाई साहब वो रेलवे ट्रैक पे उठा दिया उन्होंने। कितना बढ़िया ईंटा था वो। इसका मतलब कि वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री भी है यहाँ पर। अगर इंडस्ट्री है तो इसको चाहिए वो क्या, लेबर। बिना लेबर की इंडस्ट्री हो सकता है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहां पर इंडस्ट्री डेवलप है और आसपास के लोग एज ए लेबर यहां आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसके बाहर के क्षेत्र के लोग जो होंगे, हाँ, इसके बाहर के क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, इनको खाने पीने के लिए खेती की चीजों की जरूरत है ना। तो इसका मतलब कि बाहर के लोग खेती का सामान इनको पहुंचा रहे होंगे, और बदले में ये इनको ईंटा, इनको लोहा, सॉरी लोहा गलत मेरे मुंह से निकल गया, ब्रॉन्ज दे रहे होंगे इनको। लोहा अभी हो भी नहीं सकता यार, लोहा बहुत बाद में है। अभी से 3,500 4,000 साल बाद पता चलेगा लोहा। समझे बात हो कि नहीं? 1000 एडी में, बीसी में आता है।
तो ये देखो यहां पर क्या हो रहा होगा, ये आपको दे रहे होंगे इनको ब्रॉन्ज, ये इनको दे रहे होंगे ईंटे, ये इनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे रहे होंगे, बदले में ये इनको क्या दे रहे होंगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो धीमे धीमे ये क्या हो रहा होगा, ये टाउन डेवलप हो गया होगा। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या डेवलप होगा, अर्बनाइजेशन। बात समझे कि नहीं। तो अर्बन कैसा है इनका एरिया, ये जो मैंने ऐसे क्रॉस बना रखा है ना, ये रोड्स हैं। यहां एक घर होगा, 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 समझा। और हर घर में जो गंदगी निकलेगा उसके लिए एक नाला जा रहा होगा, ड्रेनेज। और हर रोड से एक मेन पाइपलाइन जा रहा होगा जो सारा गंदगी निकाल के डंप कर रहा होगा। अच्छा, इतनी चीजों से आपको क्या अंदाजा लगता है कि ये लोग कैसे हैं, ऑर्गेनाइज तो है यार। कुछ और बताओ, सेंसिबल बातें करो। टाउन प्लानिंग भी है, ठीक है, चलो और बताओ। हाइजीन है, हाइजीन पसंद के लोग हैं ये। अरे भाई, हमारे यहाँ नाले अभी ढंग से नहीं बने हैं पटना में। तो सर, मैं तो मेरे ख्याल से मैं दूसरी बार पटना आ रहा हूं। सर सीरियस, दे शुड वर्क ओवर दी हाइजीन, स्पेशली सीवर लाइंस में। यहां तो सर वो मैनुअल डोर खोलते हैं और वहीं पे डाल देते हैं, और एकदम गाड़ी चल रही होती है, पूरा रास्ता फुट जाता है पूरा सीवर लाइन से। गलत बोल रहे हैं क्या सर, आपके शहर की बेइज्जती कर रहे हैं? नहीं, दिस इज द रियलिटी सर। ये देखता हूं यही पाइपलाइन पे यहां रास्ता चल रहा है, कुत्ते नाच रहे हैं सर, वहीं पे गाड़ियां चल रही हैं, एक बंदा गिर गया रुक रुक करके। होली के दिन सर वहीं पर जो है, मेरा अनुमान होली है, वो पता नहीं है भाई किसका टॉयलेट बह रहा है उसमें, किसका क्या बह रहा है, हो गया होली। हमने पूछा भाई काहे किए ऐसा, ये तुमने जो साफ किया, तुम्हें एक तो जैसे लखनऊ वगैरह में भी साफ होता है, तो वहां पे ये लोग क्या करते हैं कि एक उसके साथ जो है एक ट्रक आता है, वो सारा डालते हैं, एक बार निकालते हैं और उस पर डाल देते हैं, और वो जाकर डंप कर देता है। यहाँ सर वो रोड के बगल में ही सर एकदम सब नेचुरली साफ हो जाएगा, सूख कर एकदम उसका अपर्दन होगा, बेहतरीन होगा। वो माउंटेन जो बना है आपका, 100 मीटर का जो माउंटेन बनाया आपने तुरंत इमीडिएट बेसिस पर, वो कुछ लोगों के लिए स्पीड, अरे थोड़ी देर बाद स्पीड ब्रेकर होगा, जब वो फैल जाएगा फिर सूख जाएगा। नहीं 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 सर, उसके बाद वो उसका वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, और वो अपने आप आपके घरों में, आपके नाक के अंदर, आपके मुंह के अंदर। ओ सर, सर सीरियस सर। अच्छा, पटना में तो फिर भी सीवर लाइन है। व्हेन आई टॉक अबाउट दरभंगा मधुबनी एरिया, ओ सर, अरमान आरजू की लाशें निकल रही हैं, बह रहा है। अच्छा, उसी के बगल में ठेले वाले आते, कहते यार सब्जी साफ नहीं हो पा रहा है, बस तुरंत ये। हाँ खूब होता है। तो दिल्ली कौन साफ जगह है भाई। अरे सर वो तो सर पहले, वो तो सर मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया है, 16-17 में गया था। नहीं सर, सर लखनऊ के बारे में तो आप मेरे सामने नहीं बोले, काफी लंबा समय बिताया हमने लखनऊ में। नहीं सर, पानी एकदम मस्त हो चुका है सर, क्या बात कर रहे हैं।
किस एरिया की बात कर रहे हैं आप? यार क्या बात कर रहे हैं, उसका एक टाइम है, उस टाइम में आ जाता है पानी। पानी सर वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम, हाँ वाटर लॉगिंग सर बिहार से ज्यादा आप लखनऊ को बोल दिए सर। वाटर लॉगिंग में तो बिहार बहुत आगे है। बारिश आया, मैंने ट्रेन इट कोर्स। अच्छा एक कहानी एक छोटा सा सुनो इतिहास में, इसके बाद शुरू करता हूं मैं ये। एक बार क्या हुआ कि हुमायूं साहब, भाई साहब, हुमायूं का मतलब होता है जो सबसे किस्मत वाला आदमी है, द मोस्ट फॉर्चुनेट वन। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, ऐसी बहुत कहानियां मेरे सामने। लेकिन एक नंबर का दारू पेचकर आदमी हुमायूं। हुमायूं का बाप निकला जहांगीर अय्यास। अगर मैं यूज द टर्म, तुम उसको हुमायूं नामा में पढ़ के बता सकते हो, एक नंबर का अय्यास, दारू पीने। सुनो सुनो बात। अब हर आदमी जब राजा बनता है तो उसे दो एरिया जीतना होता है, बंगाल और गुजरात, क्योंकि उसी से ट्रेड जाता है। तो उस समय में मोहम्मद शाह लोधी करके अफगान में हुआ, सॉरी शेरशाह सूरी हुआ करते थे, माफ करना गलती से मोहम्मद शाह लोधी निकल गया। शेरशाह सूरी हुआ करते थे, ससाराम में उनका टीम भी है। तो शेरशाह सूरी वॉज अ वेरी विजिलेंट लीडर, और बहुत विजनरी आदमी था। शेरशाह सूरी को पता था कि हुमायूं अय्यास आदमी है, दारू पीने वाला, पूरा बाबर दारू पीने वाला। एक आदमी जो दारू नहीं पीता था वो था तुम्हारा अकबर, कम पीते थे वो भी कम। तो सर सुनिए सर, आप ही की कहानी बता रहे हैं, तब उस समय नहीं बताएंगे। आपने सुना होगा बैटल ऑफ चौसा। देखिए युद्ध कितना मजाक है, कितना बड़ा मजाक है। बैटल ऑफ चौसा हुआ, हुमायूं को लगा कि हमको जीतना किसको चाहिए, बंगाल को, क्योंकि बंगाल जीत जाएंगे तो कोड मिल जाएगा हमको। तो हुमायूं भाई साहब गए कि नहीं, अब हम जाएंगे, अभी हम बंगाल जीत के दिखाएंगे, क्या इसकी ऐसी तैसी कर देंगे। हुमायूं भाई साहब अपने 12,000 की सेना लेकर पहुंच गए बंगाल। कब पहुंचे? मार्च महीने में। अब शेरशाह सूरी बोला कि भाई अगर इसकी 12,000 की सेना से लड़ाई करेंगे हाथी के सही, तो कोलेटरल डैमेज हो जाएगा, हम भी मारे जाएंगे, ये भी मारे जाएंगे बहुत भारी मात्रा में, दिमाग लगाया जाए। समझे बातों के नहीं? अब महीना कौन चल रहा है? मार्च। शेरशाह सूरी एकदम चुपके से बैठ गए एक जगह जाके, कहे अभी कोई अटैक नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा। ये भाई साहब मार्च भर वेट किए, अप्रैल वेट किया। अच्छा क्या हो रहा, लड़कियां नाच रही कबीलों में, पूरी आर्मी जो है सब दारू 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 चल रहा है, एकदम अफीम गांजा चल रहा है, सब नशे में धुत है बिल्कुल। आए चौथा युद्ध लड़ने, मार्च बीत गया। अच्छा शेरशाह सूरी ने और दारू बहवा दिया, बोले दारू की जुगाड़ थे, दारू कम नहीं होना चाहिए इनका, गांजा दारू अफीम ये सब बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। नाचने वाली औरतें जा रही हैं, पूरा नाच रहा है सबको। और शेरशाह सूरी ने पूरा प्रबंध करवाया इन लोगों के लिए कि भैया इन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी तरह का। मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीत रहा है, आया जुलाई का महीना। एंड व्हेन इट रेन्स इन बंगाल एंड बिहार इट पोर्स, यहां बारिश नहीं होता है, या पानी जला जाता है, या पानी होगा बहुत भयंकर। अब हो गया क्या, करमानसा ना, चौसा करमानसा के पास है, करमासा। तो वहां पे जब वो नदी आती है तो बारिश जब हो जाएगा तो पूरा बाढ़ आ जाता है पूरा एरिया। अब भाई साहब बारिश होना शुरू हो गया, अब पूरी आर्मी कितनी गुजर हो गई, भाई सोए हुए आधी रात में, आधे कूद रहे हैं ऐसे करके, आधी की आधी आर्मी बह गई सर इनकी। तब होश आया कि भाई अब क्या करें, इन्होंने क्या किया, चारों एरिया से घेर लिया, बहे हुए आर्मी में किसी तरीके से जान जान बचाकर हुमायूं जो है वहां से भागे हैं, और इस तरीके से चौसा का युद्ध सोचा शुरू जीता है। तो ये है आपका क्षेत्र, हमको बता रहे हैं कहानी में वाटर लॉगिंग हो रहा है। जून जुलाई अगस्त भर जो है आपके बिहार में पूरा डूबा रहता है, इस वजह से बेचारा बीपीएससी सितंबर में एग्जाम करा रही है। दरभंगा में क्या कारण है भाई, मधुबनी कोसी है, चलो क्या कोई बात नहीं। अरे यूपी का पेपर लीक हो रहा है, ये तो मुद्दा है यार, तुम सही बोले यार, एग्जाम में करा ले रहे हो बड़ी बात हो। लेकिन एक बात है भाई, बीपीएससी एग्जाम जो है ना भाई,
इवन यूपीएससी को भी बीपीएससी सीखना चाहिए। नहीं नहीं सर, आप शायद सर 69 बीपीएससी देखते नहीं हैं। सर आप सोच लीजिए कि भारत में किसी भी पीसीएस के पास ये औकात और ताकत नहीं है जो अपनी चेक कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। किस लेवल की ट्रांसपेरेंसी है बीपीएससी में। यूपीएससी को सीखना चाहिए ये चीज सर। यूपीएससी में तो पता ही नहीं चलता है नंबर क्यों कम आया। हाँ, ये सर आपको आंसर की देते हैं, ये प्रॉपर आपको बोलते हैं कि दोबारा रिव्यू कर लीजिए आप, फिर बताएंगे कि ये फाइनल आंसर की होगा आपका। उसके बाद इन्होंने आपकी कॉपी को चेक होने से पहले अपलोड मारा, चेक होने के बाद अपलोड मारा, ड्यूरिंग एग्जाम आपका बायोमेट्रिक्स हुआ। अब क्या चाहिए यार, अब जान लोगे क्या। वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट अगर हम किसी कमीशन को बोलेंगे तो वो है बीपीएससी। हुआ तो है ना, चेंज हुआ है तो वी शुड अप्रिशिएट इट ना सर, बड़ी बात है सर। अच्छा, यहां हाइजीन इंपॉर्टेंट है। दूसरा और क्या है सर, सिविलाइज तो है सर, सिविलाइजेशन है तो सिविलाइज तो होगा ना सर। आम कहता है आम कहता है, ऐसा थोड़ी ना होगा। और कुछ बताइए, और बताइए सर कुछ। और कुछ बताइए कैसा लग रहा है आपको ये। अर्बन एरिया है, हाँ बिल्कुल, वहां पे कुछ रहा होगा प्लान करने वाला कोई एक आदमी। हाँ, और क्या लग रहा है आपको। एक चीज गौर करिएगा सर, देर इज एम्प्टी स्पेस इन दिस एरिया। दिस एरिया इज मेंट फॉर सोशल इंटरेक्शन। मतलब क्या हुआ हिंदी में, लोग आपस में मिलजुल चुके हैं, उनके लिए खाली जगह छोड़ा गया है। आप बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये घर कैसे है सर, सर इधर देखिए, ये घर कैसे है, 2 मंजिला घर है, लेकिन किसी भी घर में दरवाजे के अलावा कोई खिड़की नहीं है, नीचे ऊपर है। क्या मतलब है इसका, मेरी बात को समझो। घर 2 मंजिला है, हाँ ठीक है काफी सही बोल रहे हो भाई। 2 मंजिला घर है, नीचे दरवाजा है, कोई खिड़की नहीं है, ऊपर खिड़की है। अब है प्रिवेसी कंसर्न, ये लोग प्रिवेसी कंसर्न वाले लोग हैं। किसी में नीचे कोई दरवाजे के अलावा कोई खिड़की नहीं है, ऊपर खिड़की है। दो बात। तीसरी बात, तीसरी बात कि घर के बाहर टॉयलेट है, घर के अंदर नहीं, यहां पे वो वाला नहीं है सिस्टम, क्या बोलते हैं, अटैच लेटरिन बाथरूम है। अभी भी वैसा ही है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, अब तो कोई ऐसा अपार्टमेंट ही नहीं है जिसमें, और घर तो लग्जरी है सर, जमीन वाला घर तो लग्जरी है ना सर, वो तो मिलना मुश्किल हो गया अब। है सर, ये क्या इंडिकेट करता है ये, मैम ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या टुकुर टुकुर कर रहा है रे? बोलो। बताओ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रिवेसी नहीं यार, ये हाइजीन को इंडिकेट कर रहा है। ये टॉयलेट घर के अंदर नहीं है, टॉयलेट घर के अंदर होना बहुत अच्छी बात नहीं है। बात समझा कि नहीं। तो इसका मतलब हमें अर्बन प्लानिंग के बारे में काफी कुछ आइडिया लग गया। अच्छा एक और बात, इनके पास एक कॉमन स्विमिंग पूल मिला है, इसको लोग ग्रेट बात कह रहे हैं। सुन लो पहले सुन लो, मैं तुम्हें वो ग्रेट बात दिखा देता हूं पहले। दिस इज योर ग्रेट बात, दिस इज योर ग्रेट बात। बताइए कि इसका पर्पस क्या रहा होगा। वो पीछे वाले लोग हंस रहे हैं
स्विमिंग पूल है सर, है स्विमिंग पूल है सर, यहाँ पे मजा तो आता होगा, बोलो, है हमको क्या पता क्या कर रहे हैं, अपने को क्या पता, लेकिन करते क्या होंगे। एक तो ये बोले रिचुअल प्रैक्टिसेस होंगे, सेरेमोनियल कुछ छठ वठ मनाते होंगे, जैसे अपने यहाँ भी तो छठ मनाया जाता है ना। हाँ, वाटर स्टोरेज तो नहीं होगा, वाटर स्टोरेज क्यों नहीं कह रहा हूं ना, क्योंकि यहाँ पर एक जगह से पानी डालने का जगह है और दूसरे निकलने का जगह है। ये सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस के लिए होंगे, पूजा पाठ। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना, ये देख रहे हो आप, ये चेंजिंग रूम्स है स्विमिंग पूल के बाद, तो ऑब्वियस है कि नहा तो रहे हैं ये यहाँ पे लोग। दूसरी बात, नीचे जाने का भी रास्ता ऐसे करके है, तो यानी कि क्या है, नहा रहे हैं यहाँ पे लोग, तो सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस से ये लोग कर रहे होंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो पर्पस है इसका क्या है, सेरेमोनियल ही है यहाँ पर, है ना। ये एक फीचर देखने को, और एक फीचर क्या नजर आया यहाँ पर, सिटीडेल आ गया। क्लियर है मैम, ये चीजें दिखाई दी। आई होप इकोनॉमी समझ में आ गया होगा। तो मोटा मोटी बताओ इकोनॉमी क्या है, अब पॉलिटिकल सिस्टम भी समझ में आ गया, दो बातें डील कर चुका हूं मैं। इकोनॉमी क्या है, एक बार कोई आदमी बता देगा पूरा समझ। पेस्टोरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर चल रहा है, इंडस्ट्री भी कुछ हद तक है, इसके वजह से अर्बनाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन में टाउन प्लानिंग है, ग्रिड पैटर्न है। ग्रिड पैटर्न किसको बोलते हैं, कहीं पर है भारत में ग्रिड पैटर्न, ली कार्बूजियर, राइट, चंडीगढ़ स्टाइल है। अच्छा, इस पैटर्न की खासियत क्या होती है, क्या खासियत होती है, और कुछ सोचिए मैम। यहां पे कभी कंजेशन नहीं होगा, क्यों क्यों कंजेशन नहीं होगा, ये तुम जो पटना में जा रहे हो, जगह जगह पे बिना कंजेशन तुम भटक नहीं सकते हो, एक नंबर से दूसरे नंबर पे आपका गियर नहीं जा सकता सर। क्या सर, झेल गया कल में, भाई मैं तो सोचा कि कल कल संडे है, तब ये हाल था। अच्छा, संडे पे ही रहता है, ये तो उल्टा ही है यार यहाँ पे। हाँ भाई, ये बताओ, बताइए बताइए क्या इसका फायदा होगा, कंजेशन नहीं होगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ भीड़ है, तो आप क्या करोगे, वहां पहुंच जाओगे। इसलिए आप देखिएगा कि चंडीगढ़ में इस टाइप का आपको कोई कंजेशन नजर नहीं आएगा, कभी नहीं गए हैं, कोई बात नहीं, हमने कह दिया मान लो, क्या हुआ बाबू, कंजेशन नहीं होता ऐसी जगह, ग्रिड पैटर्न में कभी भी कंजेशन देखने को नहीं मिलेगा। हर घर के सामने घर रोड जा रहा होगा, है ना। इसके अलावा एम्प्टी स्पेसेस बीच में मिल रहा होता है। तो ये सब कुछ फायदे हैं जो हमको यहाँ मिलता है। अच्छा, यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा हमसे, अच्छा यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बीपीएससी के करंट क्वेश्चन है। जैसे इन्होंने पूछ दिया लास्ट ईयर 68वें में कि ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर बताइए, बहुत बड़ा टफ सवाल हो गया उन लोगों के लिए, जो टिपिकल बीपीएससी की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए तो लगा कि भाई क्या पूछ दिया है, जबकि ये बहुत बासी सवाल माना जाता है यूपीएससी में, नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जो सवाल यूपीएससी में पूछा जा चुका है वो बीपीएससी का करंट क्वेश्चन है, वो आपने प्रीलिम्स में भी देखा है। तो यूपीएससी ने आपसे सवाल पूछा कि ये बताइए कि जो ये टाउन प्लानिंग नजर आ रहा है इसका करंट रेलिवेंस क्या है, आज के टाइम में ये कितना वास्तविक है, कितना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सवाल यूपीएससी ने पूछा। क्या जवाब देंगे इसका आप, भैया इतना कंजेशन हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन इजी बनाना है आपको। अच्छा, कंजेशन से सबसे बड़ी समस्या क्या है, बताइए, कंजेशन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये जो आपको रोडों पे नजर आता है यहाँ पर, यहां से आप एक पटना के एक कोने दूसरे कोने में चले जाएंगे, इससे जल्दी आप लखनऊ पहुंच जाएंगे।
7-8 घंटा लग जाएगा हमको लगता है, क्यों ज्यादा हो गया क्या? 5 मिनट पहुंच जाएंगे? साइकिल की बात फोन कर रहे हैं यार, शॉर्टकट है क्या? अच्छा बताओ, व्हाट इज द करंट रेलिवेंस? कंजेशन की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो तुम शायद देते नहीं हो ध्यान? इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था किसी ने? लास्ट इस बार तो आया नहीं, व्हाइट पेपर दे दिया इन्होंने। लास्ट ईयर का पूरा पढ़ा था आपने? उसमें एक स्टेटमेंट था, तो स्टेटमेंट ये था कि अगर हर जगह से दो चीजें अगर हम कर दें तो हम करोड़ों का तेल बचा सकते हैं। पहला, कि स्कूल और ऑफिसेस की टाइमिंग स्टैगर्ड कर दें। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि नॉर्मली स्कूल 10 बजे ओपन होता है और 2 बजे 3-4 बजे बंद हो जाता है, 4 बजे बंद से 4 बजे बंद हो जाता है। अभी सभी स्कूल 10 बजे शुरू होता है, 4 बजे बंद होता है। हर स्कूल के सामने बच्चे निकलते हैं, भीड़ होता है, इसकी वजह से गाड़ियों को रुकना पड़ता है और बेवजह गाड़ी चलना, जो मतलब स्टिल है तब भी आपको गाड़ी चला के रखना होगा। इससे क्या होता है? फ्यूल कंजम्पशन होता है। आप ऐसा करें कि एक स्कूल मान लो 4:30 बजे बंद हो रहा है, एक स्कूल 4 बजे बंद कर दे, एक स्कूल 5 बजे बंद कर दे, तो आसपास के स्कूलों के सामने भीड़ नहीं लगेगा, आधे घंटे में स्कूल खाली हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो कंजेशन है वो कम हो जाएगा और आपका फ्यूल सेव हो जाएगा। दूसरी चीज, गड्ढे। अगर आपको गड्ढा कहीं हो रहा है, क्या करते हो? ब्रेक लेते हो, थोड़ा रुकते हो, स्लो करते हो, आगे बढ़ते हो, इससे फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है। अब सोचो, इनके फ्यूल अगर आपने बचा लिए, इन फ्यूल को आपके यहाँ तो होता नहीं पेट्रोल, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, आपका डॉलर बचेगा, आपका कितना पैसा बचेगा? दीज आर द रिफॉर्म्स गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली कंजेशन के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। कंजेशन में आप गाड़ी घंटे भर चला के रखते हो, थोड़ा थोड़ा सा मूव कर रहा है, ना बंद कर पा रहे हैं ना चला पा रहे हैं। एक समस्या, तेल ज्यादा खर्चा होता है। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का क्या मतलब हुआ? वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब, मान लीजिए कि आप 8 घंटे की जॉब करते हैं, जैसे 10 बजे, 10 बजे से आपकी जॉब जो है 6 बजे तक होता है। अब अगर आप दिल्ली वगैरह में हो और आपको मान लीजिए नोएडा में जॉब करते हो, आपको दिल्ली जाना है, डीएनडी का रास्ता पकड़ना है। डीएनडी जानते हो? दिल्ली नोएडा जो तुम्हारा कॉरिडोर जो है, तो डीएनडी में मान लीजिए आपने रास्ता पकड़ा, तो आप एक तो दूर है, तो आप 45 मिनट पहले, तो चूंकि वहां पे ट्रैफिक जाम होता है, तो आप 1-1.5 घंटा और ले लो, तो 2 घंटा आपको जाने में लगेगा, 2 घंटा आने में लगेगा। जो 8 घंटे का जॉब है 12 घंटे का हो गया। अब आदमी 2 घंटे में आएगा धोएगा, तो 12 2 14 हो गया, उसके पास अब 10 घंटे, उसमें 6-7 घंटे सोएगा, तो उसका अपना पर्सनल टाइम किधर गया? तो इससे क्या होता है? आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाता है, बाद में आपका इनपुट कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा। समझे? तो ये सारी चीजें तुमको avoid कर सकते, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हम इस टाइप का ग्रिड पैटर्न करके अपने एरिया को, अपने अर्बन एरिया को क्या कर सकते हैं? प्लान कर सकते हैं, जिससे हम कंजेशन भी कम कर सकते हैं, फ्यूल कंजम्पशन भी कम कर सकते हैं, समझ में आ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिटेशन बहुत बड़ी समस्या है, हमने बोला है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है आपके सामने। इनफैक्ट भारत के सब शहरों में ये प्रॉब्लम है, चाहे वो लखनऊ हो, बैंगलोर हो, कहीं पर भी हो, वहां पर ये कॉमन प्रॉब्लम है। हम इसको इस टाइप के पैटर्न बनाकर हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। समझे बात हो कि नहीं? इसके अलावा हाउसिंग की प्रॉब्लम, उसको इस टाइप के पैटर्न में दिखा सकते हैं। कॉमन जो है रिक्रिएशन स्पेस होना चाहिए हर जगह, ताकि लोग मिले, आपस में बात करें। शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप अपार्टमेंट में रहते हो, अपने बगल वाले फ्लैट वाले नहीं जानते, उससे क्या होता है? आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। इसी वजह से कई जगह पे सुसाइड देखने को मिला है। ये सब चीजें आप हटा सकते हैं। दिस इज योर करंट रेलिवेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात समझा? लिखिएगा सबको कि नहीं है? अभी क्वेश्चन देंगे, कल लिख के आना। लिख के आओगे? फाइन। तो पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। नाउ कमिंग बैक टू सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। अरे अरे इतना पढ़ाओगे सर? अरे देखो बहुत मजा आएगा, देखो सही। ये बताओ, भगवान की पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये अपने को कैसे मालूम चलेगा? अगर टेम्पल्स में नहीं मिले हैं तो मूर्ति पूजा तो नहीं हो रही है। कोई टेम्पल्स मिला ही नहीं है।
अब हमारे लिए समस्या क्यों है कि ये पता नहीं कर पा रहे हैं हम कि किसकी पूजा हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा है तो पता ही नहीं चल रहा है हमको, इसकी स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं पाए हम। अगर इस यहां पे कोई टेंपल नहीं है तो क्या कोई रिलीजन नहीं है क्या? धर्म है कि नहीं है यहां पर? नहीं है धर्म, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। देखिए, इतिहासकारों में एक बड़ी प्रॉब्लम है, हिस्टोरियंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी उन्हें कोई सिविलाइजेशन में कल्चर दिखता है ना, उसमें वो धर्म ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो रहे हैं इसी एज में जहां पर धर्म है। नहीं समझे बात को? कहते हैं सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। समझे बातों की नहीं? तुम जिस एरा में रह रहे हो ना, तुम उसी के पर्सपेक्टिव से देखोगे। अगर तुम्हारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है तो तुमको हर घर में लगा अबे इसके यहां भी होता ही होगा, अबे इसके यहां भी होता ही होगा। बात समझे कि नहीं? एक एक तुम्हारा जो है रिलेशनशिप, मान लो तुम रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप जानते हो ना? अरे तुमको तो पता ही होगा यार, सबको पता होगा। यही चीज है मैडम जो सबको पता होता है। नहीं पता है? कौन से ग्रह से हो भैया? ये गोला नहीं लग रहा था। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, कौन सी किताब पढ़ ली है? विलियम शेक्सपियर, एम लक्ष्मीकांत ने। एम लक्ष्मीकांत का एज जानते हो तुम? कभी आज सर्च मार के आना, कल बात करेंगे। जिसका सो रिलेशनशिप होता है ना, सो रिलेशनशिप जानते हो क्या होता है? अरे मतलब, हाँ, रूहानी? अरे नहीं रे, मतलब रिलेशनशिप नहीं चल पाया होता तो उसका सब कोई, अबे इसका भी नहीं चल पाएगा बे। मतलब जो जैसा होता है ना, तो भाई वो बात ना करो, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। हिस्टोरियंस के साथ भी प्रॉब्लम यही है। उसने देखा कि जहां पे समाज है वहां पे धर्म है, तो इतिहास को भी इसी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादातर इंटरप्रिटेशन इसी फॉल्टी नोशन की वजह से है। जरूरी नहीं है कि यहां धर्म हो ही, लेकिन एक बात तो तय बोला जा सकता है। अगर धर्म किसे कहते हैं, किसको पंथ कहा जाता है क्या? देखो, ये बात सही बोल रहा है कि धर्म, धर्म जो होता है वो ड्यूटी है। हम पंथ की बात कर रहे हैं। नहीं, पंथ में चार चीजें होती हैं। पंथ में चार चीजें होती हैं। एक होता है क्या कि उसका अपना एक ग्रंथ होगा, उसके अपने एक भगवान होंगे, उस भगवान का अपना एक कोई लीडर होगा उस धर्म में, और चौथा उसका एक अपना मोड ऑफ वर्शिप होगा। आज इस्लाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, अल्लाह, प्रोफेट मोहम्मद, कुरान, और नमाज है, सेक्रेट मोड ऑफ वर्शिप है, ये सब तरीका है। आप कोई भी रिलीजन ले लीजिए आपको, इसीलिए कहा जाता है कि जो हिंदुइज्म है वो बहुपंथवाद है। वहां पर कई पंथ मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे गॉड होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब मेरा बात को समझने की कोशिश करो। अगर पंथ का ये डेफिनेशन है तो ऐसा कुछ एलिमेंट मिले जरूरी नहीं है। बात समझा कि ये एक स्क्रिप्चर हो, लेकिन एक बात तो तय बोला जा सकता है कि यहां पर रिलीजियस एलिमेंट जरूर है। मेरी बात को समझो, रिलीजियस एलिमेंट होना और रिलीजन होना दोनों में अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? रिलीजन तो एक वेल ऑर्गेनाइज चीज है जो मैंने आपको बताया, लेकिन रिलीजियस एलिमेंट होना मतलब रिलीजियस के कुछ पार्ट है। जैसे यहां स्वास्तिक मिला है, एक बात, पशुपति सील मिला है, मदर गॉडेस मिली है, देखो इधर। अच्छा ये बताओ, पशुपति सील को पशुपति किसने कहा? हो सकता है डेथ डेथ हो। अब ये इतिहासकारों का अपना मानना है, जॉन मार्शल ने कहा ये भगवान है।
समझे? तो तुम तो अंग्रेजों की बात ज्यादा क्रेडिबिलिटी के साथ लेते हो, है? तभी तो तुम्हारे कोच ज्यादातर क्या अंग्रेज होते हैं, कोच। ये अब तुम्हें क्या पता कि ये देवी है, देवता है या दानव है, क्या है? लेकिन जॉन मार्शल ने कहा ये मदर गॉडेस है, क्यों बोला उन्होंने ऐसा? नहीं नहीं, कुछ और सोचो। हाँ, अभी बोला था ना उसी दिन, बहुत जगह मिला है। अब कोई दैत्य को तो नहीं हर जगह रखता है, भगवान की फोटो को तो हर जगह रखते हो तुम, इसलिए कहा कि ये एक एलिमेंट है। तुमको शिवलिंग मिला है, तो इन सब से हम लोग बता रहे हैं कि रिलीजियस एलिमेंट यहां पर है। बात समझा कि नहीं? हाँ। अच्छा, समाज कैसा है? पितृ सत्तात्मक है, मातृ सत्तात्मक है? तुमको कैसे पता? यही तो माता देवी की मूर्ति है, मदर गॉडेस जो है माता देवी है, क्योंकि माता देवी का मूर्ति मिला हर जगह, तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है मातृ सत्तात्मक हो, पर कंफर्मिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, मेट्रियार्कल, पेट्रियार्कल, मेट्रीलिनियल, पेट्रीलिनियल में अंतर क्या है? मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक, समझे? और एक होता है मेट्रीलिनियल और पेट्रियार्कल, और मेट्रियार्कल और मेट्रीलिनियल और पेट्रीलिनियल, क्या मतलब होता है इसका? ओ भाई सुन लो, हाँ। जीनियस अगर एक होता है कि अगर शादी करके आपको लड़की जानी हो लड़की के साथ और फिर जो है तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर दूसरी है और अगर मदर अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आपको एक ऐसा, आप केरला में नायर फैमिली जानती है? नायर में जो लड़के होते हैं ना वो ससुराल जाते हैं, पर स्टिल दैट सोसाइटी इज पेट्रीलिनियल। बताइए, कुछ बोला जा रहे थे आप? सर गड़बड़ जा रहा है। दैट सोसाइटी इज पेट्रियार्कल मेट्रीलिनियल सोसाइटी। सात नाम गौतम पुत्र सतकर्णी बोले ना, वशिष्ठ पुत्र पिलामयी, गौतम पुत्र सतकर्णी, वो पेट्रियार्कल मेट्रीलिनियल सोसाइटी है। मैडम होता क्या है ना, आप सही बोले, पेट्रियार्कल मेट्रियार्कल में अगर डिसीजन मेकिंग पावर अगर फादर के हाथ में है तो सोसाइटी पेट्रियार्कल होगा, अगर मदर के हाथ में है तो मेट्रियार्कल होगा। लेकिन अगर नाम के नीचे सरनेम जो लग रहा है वो फादर साइड से लग रहा है तो पेट्रीलिनियल है, और मदर साइड से लग रहा है तो मेट्रीलिनियल है। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी का पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलामयी, वशिष्ठ का पुत्र पुलामयी, ये मदर के नाम से आ रहा है, तो सोसाइटी मेट्रीलिनियल है। पर गौतम पुत्र सतकर्णी कौन है? लड़का है, रूल कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है, तो वो पेट्रियार्कल है। आपके यहां भारत में मेट्रीलिनियल सोसाइटी मेघालय में पाया जाता है, पर सोसाइटी पेट्रियार्कल है। बात समझा? अभी मेरे किसी दिन याद दिलाना कि सोसाइटी ऐसा होता क्यों है, कब कोई सोसाइटी पेट्रियार्कल बनता है, कब कोई सोसाइटी मेट्रियार्कल बनता है, कब कहीं पर बहुपतिवाद का कंसेप्ट होता है, जिसे पॉलीगनी बोलते हैं। पॉलीगमी अलग होता है, पॉलीगनी अलग होता है। पॉलीगमी का मतलब होता है बहुविवाह, उसके दो तरह होते हैं, एक पॉलीगनी होता है और एक पॉलीएंड्री होता है। कब किसी सोसाइटी में पॉलीएंड्री होता है, एक वाइफ की कई सारे हस्बैंड्स हैं, और कब किसी सोसाइटी में एक हस्बैंड के कई सारी वाइफ्स हो जाता है। ये सब समाज पर डिपेंड करता है, मैं कभी किसी दिन इस पर अलग से चर्चा करूंगा, अभी इस पर बात नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे तो मेरा 1 घंटा चला जाएगा इसी में। अभी फिलहाल ये समझो क्या, हाँ, वो एक अलग चीज है मैम, वो वैदिक एज में बताएंगे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, है ना। अभी ये समझ में आ गया
सोसाइटी कैसी है? अच्छा, लैंग्वेज समझ में आया, स्क्रिप्ट क्रिप्टोग्राफिक है। अच्छा, इसमें एक विशेष प्रकार का स्क्रिप्ट आएगा जिसको हम लोग बॉस्टोफिडॉन कहते हैं, सर्पलिपि कहते हैं, ब्राह्मी में भी कई बार ऐसे लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। माय क्वेश्चन है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा तो पता कैसे किया? सही बात है, हर चीज का उत्तर है मेरे भाई। जब तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो किसी चीज को तो पता कैसे किया कि लेफ्ट टू राइट चल रहा है, राइट टू लेफ्ट चल रहा है? गंभीरता वाली बात है। क्यों सर? सोचिए, कैसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा? तो जा रहे हैं उस दिशा में आप। क्या गर्मी बहुत है यार। है? नहीं यार, अब आवाज गड़बड़ा जाएगा मतलब। बोलो बच्चा, बच्चा लोग कैसे पता किए? एंड हो रहा होगा तो एंड होगा। देखिए, ये इसको स्क्रिप्ट पढ़ना कहते हैं। गौर करिएगा, जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, तो जब हम लिख रहे होते हैं तो जब शब्द की शुरुआत करते हैं तो हम ना थोड़ा दबा के लिखना शुरू करते हैं, और जब हम जैसे से एंड करते हैं तो हमारा प्रेशर कम होने लग जाता है। एक और बात, जब हम किसी शब्द की शुरुआत करते हैं तो उसका साइज कंपेरेटिवली बड़ा होता है, जैसे जैसे हम आगे अंत की तरफ जाते हैं वो कंपेरेटिवली छोटा होता जाता है। तो जब हम लोग मेजर करें सेंटीमीटर्स में एकदम बारीकियों से, उससे हमें मालूम चलता है कि क्या है, स्क्रिप्ट कैसे शुरू हुआ और कैसे अंत हुआ। ये हर जगह ये ह्यूमन साइकी है ना? वो ह्यूमन साइकी है, वो होता ही होता है। इसी से हम किसी की हैंडराइटिंग का पता करते हैं, इसी से हम पता करते हैं कि कैसे लिखा गया है, इसी से हम ये पता करते हैं कि लेफ्टी और राइटी है कि क्या है, या डेक्सटैरिटी है। डेक्सटैरिटी जानते हो क्या होता है? धनंजय, अर्जुन को धनंजय बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? वो दोनों हाथ से तीर चला सकता था, धनंजय ही है वो। सॉरी, धनंजय नहीं बोलते हैं, उसको शब्द साक्षी बोला जाता है। सॉरी, वो शब्द साक्षी शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है, अर्जुन को शब्द साक्षी बोलते हैं। वो दोनों हाथ से लिख सकते हैं। समझे बात हो? अब क्लियर है ये चीजें, समझ में आ गया? आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग ना इसमें क्या ध्यान देंगे, स्क्रिप्ट साइट्स पढ़ लेंगे एक बार, कौन से साइट में क्या मिला है वो पढ़ लेंगे, और डिक्लाइन पढ़ने के साथ हम लोग वैदिक एज पे चले जाएंगे। आई होप थोड़ा सा क्लास इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा बोरिंग भी होगा, लेकिन हम इंटरेस्टिंग कर देंगे थोड़ा दिन में। थैंक यू। नहीं है, नहीं कर पाएंगे।